दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान खंड के अंतर्गत मिश्र धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके स्टील, पीतल, ब्रांज या फिर तांबा। तो सही उत्तर है तांबा। दोस्तों तांबा या कॉपर जो है ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। संयुक्त अवस्था में ये अयस्कों के रूप में पाया जाता है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल, ब्रांज और स्टील ये मिश्र धातुएं हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है दोस्तों, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि यशद में उपचयन क्षमता होती है। बिल्कुल सही। दोस्तों आप जान लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहा यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन कहा जाता है, जीआई आयरन। दोस्तों जस्तेदार लोहे में जंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि जस्तेदार लोहे में ऑक्सीकरण की क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? देखिए, जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की। तो सही उत्तर है जीआई लोहे पर जो है दोस्तों जस्ते की परत होती है, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित परत विद्यमान होती है। ऑप्शन देखिए, शीशा, क्रोमियम, यशद या फिर बंग। तो सही उत्तर है यशद परत। दोस्तों जस्ता को यशद या जिंक कहा जाता है। ये एक तत्व है, इसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है और लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइज्ड या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, गैलेना, चांदी या जस्ते का। तो सही उत्तर है जस्ते का लेप होता है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है? ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, हाइड्रोजन तथा नमी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तथा नमी, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि लौह धातु के क्षयकरण के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है और इसे लोहे में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है रांगे या टिन की, जस्ते की, एल्यूमिनियम की या फिर शीशे की। तो सही उत्तर है रांगे की। दोस्तों आप जान लीजिए, ताम्र संदूषण से बचने के लिए या बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः रांगे या टिन की परत चढ़ाई जाती है। टिन एक नरम और चांदी जैसा सफ़ेद धातु है और टिन का रासायनिक संकेत Sn और परमाणु क्रमांक 50 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ उस पर निक्षेपण होता है किसका? क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकेल ऑक्साइड की परत का या जिंक ऑक्साइड की परत का। तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। दोस्तों आप जान लीजिए कि एनोडाइजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ और जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है?
ऑप्शन है आपके तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम। दोस्तों एल्यूमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतया हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम में एक विशेषता ये भी है कि इसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारद धातु मिश्रण है किसका? अतिरंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है या फिर अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो सही उत्तर है पारद धातु मिश्रण या एमेल्गम। ये पारद या पारा युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है और चांदी के पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम या लोहा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लोहा। दोस्तों अमलगम पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बना है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिलता, इसलिए लोहे का अमलगम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? आपको बताना है। जस्ता, तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता या फिर शीशा जस्ता? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारा जस्ता। दोस्तों जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, टांका एक मिश्र धातु है। देखिए, टिन तथा शीशे का, टिन तथा तांबे का, टिन तांबे तथा जस्ते का या टिन शीशा तथा जस्ते का? तो सही उत्तर है टांका एक मिश्र धातु है टिन और शीशे का। दोस्तों टांका या सोल्डर मिश्र धातु में शीशा 68% और टिन 32% होता है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्रित धातु है या कांसा एलाय धातु है किसका? तांबा और टिन का, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ता का या फिर तांबा और शीशा का? तो सही उत्तर है कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है तांबे का और किसका? तो सही उत्तर है कांसा तांबे और टिन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जर्मन सिल्वर में दोस्तों आप जान लीजिए कि निकेल उपस्थित होता है। सोल्डर, तो सोल्डर में टिन होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है और हाइपो जो है ये सोडियम मिश्रित विलयन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। मिलान करते हैं 2 1 4 3। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जर्मन सिल्वर या निकल सिल्वर, इसमें तांबा लगभग 50%, जस्ता लगभग 30% और निकिल लगभग 20% की मिश्र धातु है। और नाम तो इसका जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें चांदी या सिल्वर नहीं होता है। सोल्डर एक गलनशील धातु अयस्क है। टिन और सीसा के सोल्डर नरम सोल्डर कहलाते हैं और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सफ़ेद क्रिस्टली गंधहीन ठोस होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो अभी हमने चर्चा किया कि जर्मन सिल्वर नाम केवल है जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी नहीं होता है। 0% सिल्वर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत भाग होता है? तो सही उत्तर है कोई नहीं, क्योंकि नाम केवल जर्मन सिल्वर है, ये एक मिश्र धातु है, इसमें सिल्वर उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा तत्व यहाँ पर देखिए, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता और निकिल में से? तो सही उत्तर है एल्यूमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है और इसके अलावा चांदी भी जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे तो आप जान लीजिए कि जर्मन सिल्वर या निकिल सिल्वर जिसको कहते हैं, ये तांबा, जस्ता और निकिल इसमें होता है। तांबा, जस्ता और निकिल जर्मन सिल्वर उससे मिश्र धातु का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर या गन मेटल में। तो सही उत्तर है कांसा में। दोस्तों पीतल 68 से 71% तक तांबा पीतल में जो होता है और शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% तांबा होता है, जबकि 12% टिन होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है। गन मेटल में 85% तांबा, 10% टिन और 5% जिंक उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो ऑप्शन है एंटीमनी, तांबा, टिन और जस्ता। तो सही उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, आपको बताना है। तांबा और लोहा का, जस्ता और लोहा का, तांबा और जस्ता। देखिए कॉपर और जिंक दोस्तों ये पीतल इनसे निर्मित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं। तो जस्ता और तांबा मिलकर पीतल बनता है। दोस्तों पीतल या ब्रॉस में जो है 68 से 71% तांबा और शेष जस्ता होता है। कांसे में 88% तांबा जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की उपस्थिति लगभग 50% होती है और गन मेटल में 85% तांबा, 10% टिन और 5% जिंक होता है। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है या पीतल में कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है तांबा और जस्ता के संयोग से पीतल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है। देखिए पीतल और इन्वार, कांसा और नाइक्रोम, पीतल और कांसा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पीतल और कांसा। दोस्तों तांबे के मिश्र धातु पूछा है तो तांबा तत्व मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में मिलता है। ये संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है, जबकि पीतल और कांसा इसकी मिश्र धातुएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला कथन है कि पीतल तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। दूसरा कथन है मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। चौथा है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए कथन 1 और 3 सही हैं जबकि 2 और 4 गलत हैं, क्योंकि मैग्नेटाइट Fe2O3 जो होता है Fe3O4 जो है ये आयरन का अयस्क है और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr अनिवार्य रूप से प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, किसकी? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड की। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? ऑप्शन है कार्बन, क्रोमियम, निकिल या मॉलिब्डेनम। तो सही उत्तर है निकिल के। दोस्तों मिश्र धातु में निकिल के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता या स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील या इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुघट्यता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना कठोर बनता जाता है और कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है, इस्पात स्लैग यानी स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? ऑप्शन है आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो सही उत्तर आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए जो है इस्पात स्लैग महत्वपूर्ण सामग्री हो सकता है। ये तीनों ही कथन सही हैं।
आप जान लीजिए, इस्पात स्लैग निर्माण और इस्पात शोधन प्रक्रियाओं का उपोत्पाद होता है। इस्पात स्लैग में आयरन की कुल मात्रा 16 से 25% तक होती है। इसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फेट इत्यादि पाए जाते हैं। और इस्पात स्लैग आधार सड़क के निर्माण, कृषि मृदा के सुधार और सीमेंट के उत्पादन के लिए आधार सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। और इस्पात स्लैग का उपयोग अम्लीय मृदा के उपचार में भी किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। तो सही उत्तर है क्रोमियम। दोस्तों, स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलाने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो सही उत्तर है क्रोमियम। दोस्तों, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है, जो कि जंग रहित होती है। अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज या निकिल। तो सही उत्तर है सिलिकॉन, इसमें मिश्रित नहीं किया जाता है। आप जान लीजिए, स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित स्टील एक मिश्र धातु होता है, जिसके संघटक आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35% और कार्बन 0.25% होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता, बल्कि अल्प मात्रा में निकिल यानी 0.8% तक निकिल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कार्बन या टिन। तो सही उत्तर है क्रोमियम। अगला है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जिसमें लोहे के साथ किसको मिलाया जाता है? तो उत्तर है लोहे के साथ इसमें क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जिसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो सही उत्तर है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जिसमें कि लोहे के साथ आप जान लीजिए दोस्तों, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का ये एक मिश्र धातु होता है। और ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत बार बार पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में किसको मिलाया जाता है? तो उत्तर है क्रोमियम और निकिल को मिलाया जाता है धब्बा रहित या स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए। अगला प्रश्न फिर से यही पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? तो आप जान लीजिए कि स्टेनलेस स्टील जो है, इसमें लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन मिलाया जाता है। तो लोहा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील में कितना कार्बन होता है? 1.1 से 2%, 7 से 10%, 10 से 15% या 0%। तो सही उत्तर है 1.1 से 2%। स्टील में कार्बन की मात्रा 1.1 से 2% तक होती है। इसमें आयरन की प्रतिशतता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है? तो सही उत्तर है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, इसलिए लोहे का भार बढ़ जाता है। इस दौरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की ऑक्सीजन वह ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है, ये लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ये एक समान रहता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जंग लगे लोहे के वजन में जो परिवर्तन होता है ये लंबे समय तक बढ़ता है।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि साधारणतया ये देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित होती हैं, जिसको जंग कहते हैं। बिल्कुल सही है, आप देख लीजिए। और कारण है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है, ये गलत है। तो ये ए सही लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है। दोस्तों आप जान लीजिए कि रेनिन और टैनिन पौधों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है, जिसमें भूरे रंग का टैनिन चर्म शोधन में प्रयुक्त रोगन की प्रक्रिया में उपयोगी होता है और टैनिन का जंग लगने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मिश्र धातुओं यानी एलॉयज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।